तो फाइनली आ चुका हूं मैं एक चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 5 क्लास 11th का है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि एक्चुअली थोड़ा सा गैप आ गया बीच में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई और जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गया। वीडियोस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया। एक्चुअली जो एजुकेशनल वीडियोस है उससे वो मैं आपके सामने लेके नहीं आ पा रहा था, बट फाइनली आ चुका हूँ। वेलकम टू गो टू साइंस एंड देन स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनली। देखो, लॉज ऑफ मोशन में क्या है ना, सबसे पहले मैंने गोल ऑफ चैप्टर लिख रखा है कि मतलब क्या क्या करना है इस चैप्टर में हम लोगों को एक्चुअली। तो सबसे पहला क्या है, इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम फिर पढ़ना है हम लोगों को, लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने कुछ, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम लोग कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे। जनरल डिस्कशन का क्या मतलब, इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा है चैप्टर 3, इससे पहले एक्चुअली मोशन के ऊपर पढ़ा होगा, तो उसमें हमने ये देखा था, उसको हम लोग जनरली काइनेमेटिक्स के नाम से बुलाते थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का क्या मतलब होता है भाई, मोशन एंड मेजर, मतलब मोशन का मेजरमेंट जो होता है उसी को काइनेमेटिक्स कहते हैं हम लोग। मतलब क्या डिस्कस करते हैं सर इसके अंदर हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में एक्चुअली पढ़ाई करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट में है या कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसकी स्टडी जनरली इसके अंदर हम लोगों को करना होता है। लेकिन एक्चुअली काइनेमेटिक्स ये नहीं बताता कि वो जो मोशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मतलब इस वाई का आंसर नहीं देता काइनेमेटिक्स, ठीक है। मतलब काइनेमेटिक्स सिर्फ ये कहता है, अगर हम अपने लैंग्वेज में बात करें तो ये कहता है कि भाई देखो, मोशन अगर कोई बॉडी कर रही है तो उस रेट जो भी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन जो भी आप वो फाइंड करो। ये मत पूछो कि ये मोशन, ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी, ये स्पीड किस वजह से आया, ठीक है। मतलब काइनेमेटिक्स के अंदर जनरली हम लोग रेस्ट और मोशन की ही डिस्कशन के बारे में मतलब डिस्कशन करते हैं, ठीक है। लेकिन वाई का आंसर ये नहीं देता। लेकिन जब हम लोग फाइनली डायनेमिक्स पढ़ते हैं, यानी कि इस चैप्टर जो लॉज ऑफ मोशन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एक्चुअली इस चैप्टर को क्या नाम दिया गया है, डायनेमिक्स दिया गया है, ठीक है। तो डायनेमिक्स के अंदर क्या होता है, डायनेमिक्स के अंदर ही इस चीज का जो ये वाई था ना, इसका जवाब हम लोगों को डायनेमिक्स के अंदर ही मिलता है। यानी इस वाई का जवाब जो मिलेगा वो कहां मिलेगा, डायनेमिक्स में। क्या मतलब भाई, मतलब डायनेमिक्स में हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है एक्चुअली कि जो रेस्ट, कोई भी बॉडी के अंदर जो मोशन हो रहा है, कोई बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी है, किसी के अंदर जो एक्सेलरेशन है, तो वो वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन, वो बॉडी के अंदर जो मोशन है वो किसकी वजह से आया, मतलब उसके पीछे वजह क्या है। मतलब एक्चुअली डायनेमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, डायनेमिक्स में पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन, राइट। क्या पढ़ेंगे, कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। कॉज ऑफ मोशन के बारे में मतलब काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के का जो अप्रोच है एक्चुअली वो कहीं ना कहीं मोशन के कॉन्सेप्ट, मोशन की स्टडी के बारे में हम लोगों को एक्चुअली अप्रोच इसका यही है, मोशन की स्टडी करना। मतलब कहीं ना कहीं मोशन की स्टडी, या तो उसके कॉज या फिर मोशन के बारे में स्टडी करना। तो डायनेमिक्स का एक्चुअल मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ पे कॉज ऑफ मोशन, एंड एक्चुअली कॉज ऑफ मोशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम लोग फाइनली फोर्स के बारे में पढ़ने वाले इस चैप्टर में, राइट। मतलब फोर्स ही जो है वो किसी भी मोशन का कॉज है, एग्जैक्टली, ओके। लेकिन वो फोर्स अनबैलेंस होना चाहिए। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, फोर्स दो तरह के होते हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो जो अनबैलेंस फोर्स होता है उसी की वजह से बॉडी के अंदर क्या आता है, मोशन आता है। अब हम थोड़ा सा, ही तो हो गया जनरल डिस्कशन जो हमने पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा, और अब जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब ये एक तरह का हमारा जो है वो हमारी प्लानिंग हो गई एक तरह की। अब जनरली हम लोग थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन हमारा इतना ही था, इस तरह ज्यादा इंट्रोडक्शन हम लोग क्या करें, मतलब फोर्स के बारे में जो भी आगे चीज है वो हम पढ़ाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉरी हमारा, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स में क्या पढ़ना है सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स के बारे में जो भी चीजें हो सके ज्यादा से ज्यादा, मैक्स टू मैक्स, जो हम लोगों ने 9th क्लास में उससे पहले हमने नहीं देखा था, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स में सबसे पहले तो भाई डेफिनेशन बनती है कि डेफिनेशन सर क्या है फोर्स का, तो फोर्स इज द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, वही घिसा पिटा डेफिनेशन, ठीक है। मतलब कोई न्यू डेफिनेशन इसका नहीं है, वही भाई, क्योंकि जो चीजें हैं, मतलब ये जो फोर्स की बात जो न्यूटन ने कही थी कहीं 17th सेंचुरी की बात है, तो जनरली वही डेफिनेशन हम लोगों को यूज अब भी करना पड़ता है, क्योंकि उससे बेटर डेफिनेशन अभी तक कुछ भी फोर्स का नहीं है। सो फोर्स क्या, एक तरह का एक्सटर्नल पुश और पुल का ही नाम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या इफेक्ट्स है फोर्स के, राइट, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि फोर्स जो है वो एक तरह की क्या है, एक तरह की फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है भाई, फोर्स एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी आप सबको पता होगा, मे भी शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी एक तरह की ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड साथ में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब फोर्स के लिए डायरेक्शन क्या, सर डायरेक्शन जरूरी है या डायरेक्शन क्यों जरूरी है, इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम से समझ सकते हैं। सपोज कि एक सरफेस है जिसके ऊपर जो है एक बॉडी रखी हुई है, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स का मास लेट सपोज m है, ठीक है। बॉक्स के ऊपर एक फोर्स, लेट सपोज ये सरफेस है, सरफेस स्टेबल है, मतलब सरफेस कहीं नहीं मूव कर रहा। इस बॉक्स को हमें मूव करवाना है, किधर मूव करवाना है, तो इस बॉक्स को जो है मूव करवाना है इधर, इस तरफ मूव करवाना है, ठीक है। चलो,
तो आप बताओ मुझे, आप ही मुझे आंसर करोगे, एक फोर्स इसके ऊपर या तो इधर, मतलब लेट्स सपोज 5 न्यूटन का फोर्स है, एक फोर्स इधर 5 न्यूटन का या एक फोर्स इधर 5 न्यूटन, आप बताओ कौन सा फोर्स, आप फोर्स ए अप्लाई करोगे या फोर्स बी अप्लाई करोगे? मतलब आप 5 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगाओगे इसको इधर मूव करने के लिए, या ये वाला बी वाला 5 न्यूटन मूव करवाओगे, मतलब लगाओगे इधर मूव करवाने के लिए? ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ये वाला फोर्स नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि सर जब ये फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी इधर मूव नहीं करेगी, एक्चुअली ये एक्चुअली इधर की तरफ आ जाएगा। मतलब ये सरफेस है सर, मतलब 5 न्यूटन के फोर्स लगाने से ये कहीं नहीं जाने वाली, ये जो सरफेस है इसकी वजह से ये बॉडी यहीं रहेगी। अगर मुझे इस बॉडी को इधर मूव करवाना है तो ऑब्वियसली 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको दिख गया है कि सर फोर्स जो है उसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, राइट? एग्जैक्टली। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और एक और चीज में मैं ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से, क्या कि यहां पर एक और चीज मैटर करता है, वो है एप्लीकेशन, वो है एप्लीकेशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पॉइंट क्या मतलब सर? मतलब ये है कि लेट सपोज एक बॉक्स हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, इतना बड़ा बॉक्स है, कुछ ऐसा वर्टिकल बॉक्स है, राइट? इस तरह से वर्टिकल बॉक्स रखा हुआ है, किसी सरफेस पर रखा हुआ, सर ये किसी सरफेस पर रखा हुआ, ठीक है। आपको मैंने बोला कि इस बॉक्स को इधर मूव करवाना है, ठीक है, इधर मूव करवाना है। तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आप यहां पर एक फोर्स लगा दोगे। फोर्स कितने भी जनरली वैल्यू का हो सकता है, मैग्नीट्यूड का हो सकता है, इधर फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन अगर यही फोर्स आप अगर यहां लगा देते हो, इसके बिल्कुल एंड पे, सिर्फ सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, तो आपको पता होगा कि ये फोर्स लगाने की वजह से, इस फोर्स के लगाने, इस पॉइंट पर, अगर पॉइंट ए पे लगाया तब तो सर ये मूव कर जाएगा इधर। लेकिन अगर आपने पॉइंट बी पर अप्लाई कर दिया इसी फोर्स को, तो ऑब्वियसली ये जो भी बॉक्स है रखा हुआ, ये ऑब्वियसली ये ऐसा टर्न होकर नीचे गिर जाएगा। आपको पता है ये नीचे गिर जाएगा। आप नहीं हो तो आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है, कि ये जो बॉक्स है वो कहां गिर जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज आप ये बॉटल देख रहे हो आप, ठीक है, ये बॉटल है। इस बॉटल को अगर मुझे इधर मूव करवाना है, लेट्स सपोज इधर मूव करवाना है, इधर मूव करवाना है, तो मैं क्या करूंगा? बॉटल पे इधर ऐसा नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा। जब ये फोर्स लगाऊंगा तो देखो ये मूव हो रहा है मूव, ठीक है, चलो सर ओके। लेकिन अगर इसी फोर्स को, अगर सेम फोर्स मैं कहां अप्लाई करता हूं, अगर मैं इसके हेड ऊपर वाले पार्ट पर अप्लाई करता हूं, तो देखो क्या होगा, ये बॉटल जो है यहां से गिर जाएगा। इसका मतलब है कि सर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है फोर्स के लिए। तो ध्यान रखना एक चीज कि सर फोर्स के पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड तो होता ही है, डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, एंड एक और चीज होना चाहिए सर, वो है एप्लीकेशन पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप फोर्स को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो ये 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छे से फोर्स को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो। दूसरी बात क्या है सर? यूनिट ऑफ फोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, फोर्स की यूनिट की बात करते हैं। क्या सर ऐसा यूनिट क्या है फोर्स की? तो अगर मैं फोर्स की यूनिट की बात करूं, मैं सिर्फ एसआई यूनिट की भी बात नहीं कर रहा, मैं सारी यूनिट की बात कर रहा हूं। तो फोर्स की यूनिट होती है जनरली एसआई यूनिट। जनरली पहले मैं बात करता हूं, एसआई यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? एसआई यूनिट न्यूटन, ठीक है, एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ओके। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ओके, ठीक है। लेकिन इसकी सीजीएस यूनिट की बात करो, अगर मैंने बोला सिर्फ यूनिट लिखा है यहाँ पे, तो एसआई क्या होता है हमारा? जनरली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। लेकिन अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीजीएस यूनिट क्या होता है? जनरली इसका ये होता है डाइन, ठीक है, सीजीएस यूनिट का है डाइन। डाइन को जनरली हम लोग अच्छा, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, लेट्स सपोज 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। मैं इसको प्रूव भी करूंगा कैसे आया ये चीज एक्चुअली। अच्छा, 1 डाइन क्या होता है? 1 डाइन क्या होता है? 1 डाइन का मतलब होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट, राइट। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के फॉर्म में अगर इसको एक्सप्रेस करें तो ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है सर? 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होगा। 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा? 10 टू द पावर 5 डाइन, राइट। मैं इसको थोड़ा सा रेड पेन से क्या करता हूं, जनरली बॉक्स बना देता हूं। 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। क्लियर है चीज सबको? और कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। तो 1 न्यूटन में। अच्छा, एक चीज और अगर मैं बात करूं यहां पर कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। सो मास की यूनिट क्या होती है? केजी। तो देखो मास के लिए केजी लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। इस हिसाब से हम लोग जो फोर्स है उसके फॉर्मूले को लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, फोर्स के फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एक और चीज बात करूं कि एम मास इक्वल्स टू, यानी या फिर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा? एम को नीचे लाओगे तो एफ अपॉन में क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। यहां से क्या मिला सर? यहां से एक चीज मिला हम लोगों को कि सर एक्सेलरेशन जो होता है और जो मास ऑफ बॉडी होता है, ध्यान रखना, एक्सेलरेशन और मास ऑफ बॉडी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यानी कि जो एक्सेलरेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास की। यानी अगर मास ज्यादा होगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन कम होगा, और अगर जनरली मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा। इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ ये चीज, ठीक है। एक एग्जांपल, लेट्स सपोज एक एग्जांपल हमने लिया, एक स्विमिंग पूल है हमारे पास। देखो ये स्विमिंग पूल है जनरली, ठीक है। इस स्विमिंग पूल के अंदर जनरली एक लड़का है, छोटा सा बच्चा है जो इसके अंदर तैर रहा है, ठीक है, ओके।
इस स्विमिंग पूल में ये जो लड़का है ये चाहता है यहां से, इस दीवार से, ये वॉल है एक्चुअली, ठीक है, इस दीवार से तैरने की कोशिश करता है। जब ये इस दीवार से तैरने की कोशिश, तो ये क्या करता है, इस दीवार में पैर मारता है। जैसे ही पैर मारेगा इस दीवार में, तो ये जाहिर सी बात है, ये दीवार यानी ये जो बॉल है ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा आगे की तरफ, ठीक है, और ये लड़का आसानी से तैरना स्टार्ट कर देगा। ओके, लेकिन जब इसने पैर मारा इस दीवार पे, तो सर ये दीवार पीछे की तरफ नहीं मूव किया, लेकिन ये लड़का आगे मूव कर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस वॉल का मास इस लड़के के कंपैरिजन में जो कि बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मास ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन, इस रिलेशन से एक्सेलरेशन उसके अंदर बहुत कम यानी ना के बराबर होगा। लेकिन इस लड़के का मास इस वॉल के कंपैरिजन में बहुत कम था, मास बहुत कम है, तो एक्सेलरेशन इस लड़के का क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस ज्यादा एक्सेलरेशन की वजह से ये क्या कर पाएगा, आगे की तरफ मूव कर पाएगा। लेकिन इस चीज का कॉन्सेप्ट अभी इतना छोटा नहीं है, वैसे तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल से इसको समझाया है, लेकिन आगे जब जाएंगे तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी इसके बाद हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं, जो कि है इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स क्या क्या कर सकता है, ठीक है, इफेक्ट्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, मतलब क्या क्या फोर्स कर सकता है। अब आप सोचो, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, राइट। देखो क्या है, फोर्स किसी भी बॉडी के रेस्ट को मोशन में ला सकता है। ऑब्वियसली फोर्स लगाने से कोई बॉडी मोशन से रेस्ट में आ जाता है, आपको पता है, ठीक है। फोर्स जो है वो किसी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, फोर्स किसी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स चाहे तो किसी बॉडी के शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है, राइट, शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। मतलब ये सारी चीजें फोर्स कर सकता है। इसका मतलब है दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, राइट। फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग रखते हैं इतना ही, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जनरली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए।